पर्यावरण के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे लास्ट आया है। कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, सबसे लास्ट ही आया है। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर फिर से घटा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई छप्पड़ फाड़ कर छत से भी ऊपर निकल गई है। इस साल दिसंबर तक महंगाई छप्पड़ फाड़ कर अंतरिक्ष में ही उड़ती रहेगी। जनता कहे तो क्या करे, कितना नीचे देखे, कितना ऊपर देखे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, दुनिया भर में भारत की बदनामी कराने के बाद भी गोदी मीडिया में कई जगहों पर घटिया धार्मिक डिबेट जारी है। करोड़ों दर्शकों के लिए ऐसे डिबेट की सप्लाई बनी हुई है। लोग खूब देख रहे हैं क्योंकि टीवी और राजनीति दोनों का इन धार्मिक मुद्दों के बिना काम नहीं चल सकता। मंगलवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा गया है कि वे डिबेट में सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बात करें। इस खबर से जोर की हंसी आई कि चैनल गरीब कल्याण योजना पर डिबेट करेंगे या प्रवक्ताओं को धार्मिक डिबेट में ही गरीब कल्याण योजना के बारे में बोलना होगा। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर अपने ट्विटर हैंडल zoo_fair में टीवी पर होने वाले धार्मिक टोन वाले कई डिबेट के क्लिप डालते रहते हैं। खासकर ऐसे डिबेट जिसके सवाल से लेकर एंकर की बातें भड़काऊ लगती है। zoo_fair पर ऐसी बहसों के संकलन का अध्ययन किया जाना चाहिए, काम जुबैर ने आसान कर दिया है। उन्होंने शानदार तरीके से इन्हें एक जगह जलाकर देखने का मौका दिया है कि यहाँ ऐसा क्या क्या बोला जा रहा है जिससे धर्म को लेकर दो समुदायों के बीच टकराव पैदा हो सकता है। जुबैर ने केवल भड़काऊ बातें करने वाले महंतों की पहचान नहीं की है, बल्कि उन मौलानाओं को भी चिन्हित किया है जो ऐसी बहसों में दूसरा पक्ष बनाकर लाए जाते हैं। यह सवाल उठाया है कि भड़काऊ बातें करने वाले इन मौलानाओं को न्यूज चैनल क्यों बार बार बुलाते हैं और इन्हें कहां से ढूंढ कर लाते हैं। जाहिर है बहस में गर्मी पैदा करने के लिए एक मौलाना जरूरी हो जाता है, जिनकी बोल पर महंत आग बबूला होते हैं और महंत की बोल पर मौलाना आग बबूला होते हैं। एक उकसाता है, दूसरा उकस जाता है, फिर दूसरा उकसाता है और पहला उकस जाता है। इन बहसों में आने वाले मौलानाओं और महंतों के बारे में जानना ही चाहिए। कौन लोग हैं जो बिना किसी परवाह उग्र बातें बोलते चले जाते हैं, बार बार बुलाए जाते हैं। ये छोटी घटना है एक जगह पर, लेकिन 9 बजे हम ये पाते हैं कि उसी पर बहस करने के लिए 3-4 अलग-अलग खिड़कियां खुल जाती हैं और वहां पर उस मुद्दे को एक जिसे सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप दे दिया जाता है, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये सभ्यता की लड़ाई है। तो पहला स्तर हुआ घटना का, दूसरा स्तर हुआ विमर्श बनाने का, जो कि ये बहस की पत्रकारिता करती है। तीसरा विमर्श ये होता है कि अगले 2-3 बार हम ये पाते हैं कि उस घटना पर कुछ लोग हैं जो कि अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनका संबंध किसी न किसी तरह से जो हिंदुत्व के ग्रुप्स हैं या हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ग्रुप्स हैं के साथ में है। और इसमें कुछ बीजेपी के नेता भी आ जाते हैं। जो नुपुर शर्मा वाली बात यहाँ पर आती है, ये तीसरा स्तर हुआ। तो पहले घटना का स्तर हुआ, दूसरा स्तर सांप्रदायिक पत्रकारिता का स्तर हुआ, तीसरा स्तर इन लोगों के बयानों का हुआ जो कि बीजेपी की लीडरशिप की पायदान में दूसरे नंबर पर है। और फिर हम ये पाते हैं कि जो ऊपर का सबसे ऊपर का लीडरशिप का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चुप रहता है। तो ये 4 स्तरीय जो तंत्र बना हुआ है, इसने पूरा विमर्श, सांप्रदायिक विमर्श बना लिया है। और मजे की बात ये है कि ये अभी भी कायम है। इस तरह बहस का पर्यावरण बहुत खराब हो जाता है। दुनिया में बहस के इसी पर्यावरण के कारण भारत की बदनामी हुई। अब तो पर्यावरण के मामले में भी बदनामी हो गई है। एक रिपोर्ट आई है कि भारत का स्थान 180 देशों में 180वें नंबर पर आ गया है। इस पर आने से पहले डिबेट पर डिबेट करना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि एक ऐसे दिन जब छप्पड़ फाड़ महंगाई की खबर आई, विकास दर घटी हुई, क्यों महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पहले टीवी चैनलों ने सरकार से पूछना बंद कर दिया तो जनता में यह बात फैल गई और जनता के बीच वही चैनल धर्म को लेकर सवाल पूछते नजर आते हैं ताकि लगे कि एंकर इन दिनों धर्म की रक्षा में बिजी है, इसलिए सरकार से सवाल करने का टाइम नहीं मिल रहा। इस तरह धर्म के नाम पर गर्मागर्म बहस का माहौल पैदा किया जाता है, जिसे देखने करोड़ों लोग आते देखते। अलग अलग चैनलों के संदर्भ में कई मौकों पर
पर यह बात सामने आई कि इनके कार्यक्रम, इनकी बातें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही हैं। इस बारे में 23 अप्रैल को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक चेतावनी भी जारी की, लेकिन उससे धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 चार्ट साझा किए, दिखाने के लिए कि अलग-अलग चैनलों के ऐसे डिबेट को लाखों दर्शकों ने देखा जिनके विषय धार्मिक विषयों के आसपास आधारित थे। यूट्यूब पर इन सभी को लाखों में व्यूज मिले, जबकि केबल और डिश टीवी पर भी करोड़ों दर्शकों ने देखा ही होगा। इसके अलावा भी ऐसे डिबेट को आप यूट्यूब में चेक करेंगे तो वहां भी लाखों दर्शकों की या व्यूज की संख्या पाएंगे। टीम के हिसाब से भी अलग अलग चैनलों के कार्यक्रमों में काफी समानता दिखती है और इनमें आने वाले वक्ता भी कई बार एक जैसे ही होते हैं और एक ही होते हैं। जुबैर ने एक ऐसे ही व्यक्ति को रेखांकित किया है कि लाखों व्यूज वाले कई चैनलों के कई शो में एक व्यक्ति कॉमन है। यह तो दावा नहीं किया जा सकता कि केवल इन्हीं के कारण लाखों व्यूज मिले हैं, लेकिन कई चैनलों के डिबेट में मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेने वाले ये इस्लामिक विद्वान कौन है? इलियास शराफोती। ऑल्ट न्यूज के जुबैर का सवाल है कि जब इलियास शराफोती आपत्तिजनक बातें करते, ऊट-पटांग बातें करते हैं, तो उन्हें हर चैनल क्यों बुलाता है? क्या इसलिए कि इनकी उलूल जुलूल बातों से रेटिंग आती है? जुबैर ने जानने की कोशिश की है कि इलियास शराफोती कौन है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिली, लेकिन जुबैर ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2017 में रिपब्लिक टीवी ने इलियास को इस्लामी विद्वान के रूप में पेश किया। हो सकता है कि इससे पहले भी किसी और चैनल ने बुलाया। यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जरूर उसके बाद से कई चैनल इन्हें नियमित तौर पर बुलाने लगते हैं। इलियास के बयान ऊट-पटांग से भी होते हैं और कई बार रिपब्लिक ने इनके बयानों को ट्वीट भी किया है। जैसे एक बयान है कि ये चाहते हैं कि भारत सऊदी अरब हो जाए। ऐसा चाहने वाले केवल इलियास हैं या यह भारतीय मुसलमानों की आम राय है, साफ नहीं होता। मगर अक्सर ऐसी डिबेट में कही गई बातों को मुसलमानों की राय के रूप में पेश कर दिया जाता है ताकि लोगों में गुस्सा और नफरत पैदा हो, उस एजेंडे को मान्यता मिले कि इनकी निष्ठा, इनकी नोट कीजिएगा, इनकी निष्ठा भारत में नहीं। यह कितना खतरनाक है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का ही इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के डिबेट में। निश्चित रूप से भारत जैसे देश के लिए कुछ होने के लिए सऊदी अरब तो कतई आदर्श मॉडल नहीं हो सकता, मगर इलियास की ऐसी बातों से लोग जरूर हटते हों। कई शो में इलियास एंकरों को दलाल तक बोल देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इलियास को इनके पैनलों में बुलाया जाता है। इन सभी बहसों में एक चेतावनी होती है, वक्ता की बातों के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। उसी तरह एक और चेतावनी जोड़ देनी चाहिए कि वक्ता इलियास मुसलमान तो है, मगर उनकी राय भारत के मुसलमानों की राय नहीं है। आप इन डिबेट के पैटर्न को देखिए। कई जिम्मेदार मुस्लिम संगठन, विद्वान टीवी की डिबेट से पीछे हट चुके हैं। वे जानते हैं कि इनका मकसद धर्म को जानना नहीं, दो धर्मों को भिड़ाना है ताकि लोग मुसलमानों से नाराज हो जाएं और उनका हिंदुत्व की तरफ झुकान होने लगे। इसलिए अच्छे लोग हट गए। अब ये साफ नहीं कि खराब बोलने वाले ही खोजकर क्यों लाए जाते हैं। क्या ये केवल संयोग है कि कई वक्ताओं को हमने देखा कि वे बेहद खराब तरीके से बातें रखते हैं। या तीसरी बात ये हो सकती है कि अच्छे लोगों के हट जाने के बाद ऐसे लोगों को किसी तरह हम सवाल कर रहे हैं कि टीवी के डिबेट में आने के लिए मजबूर किया जाता हो। संपादकीय जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। जो वक्ता खराब बोलता है, असंसदीय बोलता है, भड़काता है, उसे बार बार क्यों बुलाया जाता है? हम इलियास शराफुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाकायदा मैसेज किया, लेकिन उनका जवाब नहीं। न्यूज चैनलों के डिबेट के टॉपिक ध्यान से देखा कीजिए, पता चलेगा कि सरकार से सवाल पूछने वाले टॉपिक पर कितनी बहस है,
महंगाई, बेरोजगारी या जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी बहस है, धर्म के टॉपिक को लेकर कितनी बहस है, आप जान जाएंगे। टीम ह्यूमन और क्रूर दर्शन के रमित कुणाल ने कई डिबेट शो के टॉपिक का अध्ययन किया। इनके कार्यक्रमों के नाम है दंगल, हल्ला बोल, आर पार, महाभारत, ताल ठोक के, देश नहीं झुकने देंगे, पूछता है भारत, सवाल पब्लिक का।